हाँ बच्चों, पिछले वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे पूरे, ठीक है ना। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, संख्या दे रखी है आपके पास 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो, ठीक है ना। इसके पहले वाला अपन याद है ना, वो बहुलक ज्ञात किया था टेबल बना के, ठीक है ना, जिसमें अपने पास 2 3 बार आ रहा था, जो अपने पास बहुलक का मान 2 था। अब अपन तीसरे का पहला कर रहे हैं। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपने पास एलसीएम के लिए 72 और 120 का एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लेके और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, और अलग अलग लेके भी आप हल कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट में फटाफट हो जाता है दोनों को एक साथ लेने पर। तो 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 का भाग लगाया 72 में 36, 36 दूना 72, 60 दूना 120 आ ही रहा है, 18 दूना 36, 30 दूना 60। और ये तो चेक करने का तरीका, 2 का भाग लगाया 18 में 9 बार, 30 में लगाया तो 15, फिर 3 का भाग लगाया, फिर अपने पास फिर 5 का लगाया। ये जो अपने पास अभाज्य गुणनखंड आए तो एलसीएम 72 और 120 का ये लिखना है, इस तरह से लिखते हैं। और अपने पास कितना मिला, इन सबको जो भी अपने पास संख्याएं मिली है उन संख्याओं को गुणा कर दीजिए तो 360 उत्तर आ जाएगा। किसका बच्चों? तीसरे का जो पहला है एलसीएम ज्ञात करने का, उसकी बात कर रही हूँ मैं। चलिए अगला है सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर में आपके पास जो पूछ रहा है, इसने जो क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। योग और गुणनफल दे रखा है, तो योग और जब गुणनफल दिया हुआ रहता है तो द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं? x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। तो x² माइनस ब्रैकेट बना दिया, इसमें मूलों का योग हो जाएगा, बाहर गुणा x हो जाएगा प्लस मूलों का गुणन। तो ये अपने पास x², ये अपने पास मूलों का योग कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखो मूलों का योग -3 है और गुणन 2 है। तो मूलों का योग अपन ने 3 - 3 रखा, गुणन अपने पास 2 दे रखा है। अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगा देते। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3x और प्लस के 2, तो ये उत्तर आ गया है। द्विघात बहुपद है वो x² + 3x + 2 उत्तर आ गया है, ठीक है ना बच्चों, हो गया। चलिए अब अपने पास तीसरे का तीसरा, px = x² - 2x और -8 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब हुआ कि ऐसे x के 2 मान जिनको इस समीकरण में रखें, या ये तो बहुपद दे रखा है, बहुपद में रखें तो इसका मान 0 हो जाए। तो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो गुणनखंड करें, इसके बीच वाले के टुकड़े कर दो, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पे बताया तुम लोगों को। किसी ने इस विधि से किया होगा, किसी ने हो सकता है कि डायरेक्ट टुकड़े कर दिए बीच वाली संख्या के। तो श्रीधराचार्य सूत्र x = -b + -b² - 4ac/2a के अंदर रखा। a = x² का गुणांक 1, b क्या है यहाँ पे -2 है x का गुणांक, और c अचर पद -8। ये अपने पास मान रखा। तो अपने पास जो इसको हल किया तो 2 ± √36/2 हल करेंगे तो अपने पास 2 ± 6/2 मिला। एक बार प्लस रखना, एक बार माइनस, एक बार प्लस रखा तो अपने पास प्लस चिन्ह लेने पर 2 + 6/2 8/2 का मतलब 4 हो गया। माइनस रखा तो माइनस के 4/2 का मतलब -2 हो गया। और ये जो इजी पड़ता है बीच वाली संख्या के टुकड़े करना, b के टुकड़े कर दो। तो अपने पास ऐसी संख्या चाहिए जो समीकरण है वो, सॉरी बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8। यहाँ पे c के आगे जो भी चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग अपन को टुकड़े करने हैं। माइनस है इसका मतलब घटाने पर तो चाहिए 2 और गुणा करें तो 8, ऐसी संख्या चाहिए। तो 4 दूनी 8, गुणा करें तो अपने पास 8 आ रहा है, और अपने पास 4 में से 2 घटाएं तो 2 आ रहा है। इसलिए मैंने इसके टुकड़े 4x और 2x किए। अब अपने पास चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा देंगे। घटाना है इसका मतलब यहाँ पे एक संख्या में प्लस आएगा, एक संख्या माइनस आएगा। ये -8 ऐसे ही है, 2 के जोड़े बनाए। ये तो नियम पता है ना तुम लोगों को, ये टुकड़े कैसे करते हैं। यहाँ पे घटाने पर तो बीच वाली संख्या b आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 चिन्हों का यूज़ बाद में देखेंगे। और गुणा करने पर ac चाहिए। ac का मतलब हुआ 1 और 8 का गुणा, यहाँ पे 8 ही है, ठीक है। तो अपने पास 4 × 2 4 दूनी 8 आ रहा है, और 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है, इसलिए मैंने 4 और 2 किया है। और यहाँ पे चिन्ह अलग अलग आएंगे, विपरीत आएंगे, और जो प्रश्न में दे रखा है वो चिन्ह बड़ी संख्या के आएगा, पीछे बचा हुआ वो प्लस बच रहा है तो इसके आ जाएगा। 2 के जोड़े बना दीजिए, और x कॉमन आ गया, x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो x - 4 ले लिया, x + 2 बच गया। दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जो दिया गया बहुपद है उसके जो शून्य मिले वो 4 और -2, ये आपके पास उत्तर आ जाता है तीसरे का, ठीक है। अब ये कैसे आया वो अपन ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास यहाँ पे शून्य हो ही गया है तीसरे का चौथा।
5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। तो इस समीकरण को, जो समस्या है उसको रेखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। अब जैसे समझो कि तुम बाजार में गए, एक पेंसिल का मूल्य और 7 पेन का मूल्य वो बताएगा। उन दो, तुमने 5 पेंसिल लिए, 7 पेन लिए, उन दोनों को अपने पास हल करके वो बोलेगा भाई 50 रुपये दे दो। अब मान लो कि तुमने 7 पेंसिल ली, एक दूसरा लड़का गया, उसने कहा कि भाई मेरे को तो 7 पेंसिल और 5 पेन दे दो। तो इन दोनों को अपने पास जोड़ के दुकानदार ने बताया कि तुम 46 रुपये दे दो। तो अपन को बताना है कि भाई इसको रेखिक समीकरण रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अब अपन को पता नहीं भाई एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य क्या है। तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक पेन का मूल्य y रुपये। तभी तो वो जितने खरीदेंगे, 5 पेंसिल खरीदी तो उसको गुणा कर देगा, वो पेन 7 लिए तो 7 को गुणा कर देगा वो जितने एक पेन के मूल्य से। उन दोनों का अपन ने जोड़ किया तो अपने पास कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे बच्चों? 50 रुपये। और दूसरे बच्चों को कितने चुकाने पड़ेंगे? 46। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रखा है 5 पेंसिल को, इसका मतलब हुआ एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7 पेन लिए तो 7, एक पेन का मूल्य y रुपये है तो 7 का 7y हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 50 रुपये चुकाए। इसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य उसने 46 रुपये चुकाए। तो ये आपके पास रेखिक समीकरण युग्म के रूप में अपन ने इसको शो कर दिया है। युग्म क्यों बोला? जोड़ा है, 2 समीकरण है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5वां सवाल है कि आपके पास x - 2 - x बराबर 3x, x - 2 को रेखिक समीकरण रूप में व्यक्त करना है। तो अपने पास जो समीकरण दी हुई है उसको अपन ने लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिख दिया, दाएं और बायां पक्ष लिख दिया। अब अपन ने इसको ब्रैकेट हटाया तो माइनस का x हो गया, x से x कट गया, यहाँ पे माइनस के 2 बचे। 3x को x से गुणा किया तो 3x, समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती है। 2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। 3 दूनी 6, संख्या को संख्या से गुणा कर दो। जो अपने पास x है, अंग्रेजी का जो भी शब्द है उसको चर बोलते हैं। चर अपन ने x है, x लिख दिया है। x से x कट गया, माइनस का 2 है, पक्षांतरण करने पर 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 2 बराबर 0 इसका उत्तर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ईजी है। 6ठा सवाल। 6ठे में बोल रखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसको समद्विभाजित कीजिए। ये छोटी कक्षाओं का प्रश्न है और तुम लोगों ने किया होगा। अपन को कितना, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर समद्विभाजित कीजिए, मतलब समान 2 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले तो आप 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दीजिए। ये मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, 0 से लेके 5 तक अपन को यहाँ पे ये बिंदु लगा के और मिला देना है। तो ये अपने पास क्या मिल गया? 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब अपन को समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ए बिंदु दे दिया और बी बिंदु। आप नाम देना चाहो तो भी ठीक है, नहीं देना चाहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे नाम देना ज़्यादा ईजी है। अपने लोगों को भी देखो बच्चों, अपने लोगों के नाम नहीं होते तो अपन कैसे पुकारते, है ना। इसीलिए रेखाखंड भी तो लाई, इसको भी तो नाम देना पड़ेगा। अब इसको आधे से ज़्यादा खोल लो। अब प्रकार से अपन को आधा बिंदु चाहिए, 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2.5 पे बिंदु मिलेगा अपन को, ध्यान है ना। चलो एक चाप ऊपर काटो, एक चाप नीचे काटो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, चाप काटते हैं इसको बार बार हिलाते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, एक बार काटना है बस। और थोड़ा बड़ा चाप काटो तो सुंदर लगता है। फिर ए बिंदु पे मैंने ये चाप काटा ऊपर और नीचे, ठीक है। ए बिंदु पे प्रकार रख के रेखाखंड के दोनों तरफ अपन ने चाप काट दिया। अब जो चाप जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे इस तरह से आप पॉइंट बना लीजिए और इसको मिला दीजिए। ये किया होगा ना बच्चों। ये देखो ये थोड़ा दूर जा रहा है, स्केल को सीधा रख लो, इसके बराबर आना चाहिए, आ रहा है, ये मिला दीजिए। तो ये रेखाखंड का समद्विभाजन मतलब समान 2 भागों में टुकड़े कर दिए, भाजन हो गया। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये जो बिंदु मिला C, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो 5 आया, 2.5 पे आ रहा है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही किया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तो पूरा 1 नंबर पक्का हो गया बिल्कुल। अब है यहाँ पे 7वां, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति, इसका मतलब हुआ मूल वास्तविक मिलेंगे, काल्पनिक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे उसके बारे में वो पूछ रहा है। चल देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को भी, बड़ा इजी है और अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। चलिए अब अपने पास 7वां प्रश्न है, किसका? तीसरे का ही चल रहा है अभी 7वां। चलिए तीसरे का ये 7वां, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो पहले द्विघात समीकरण लिख देते हैं, माइनस के 8x माइनस के 16 बराबर 0। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन को a, b, c तीनों चाहिए। a क्या होता है बच्चों? x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर कितना है? 3। b x का गुणांक
क्या है 8, नहीं 8 नहीं है, माइनस के 8 है, चिन्ह के साथ उठाना है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो लिखना ही है। और c बराबर क्या हुआ माइनस के 16। ठीक है ना बच्चों। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए b² माइनस 4ac विविक्तर है वो लिया जाता है। अब इसमें मान रख दीजिए b², कोष्टक बना दो b² माइनस 4a और c, मैंने डब्बे बना दिए, इसमें a b c के मान भर दूंगी तो बड़ा इजी रहता है, इसमें क्या गलत होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि अगर माइनस आ रहा है तो कोष्टक से अपन को बाहर माइनस से गुणा करने में आसानी रहती है, भूलते नहीं है अपन। चलिए b का मान रखो, b क्या है माइनस के 8, 4a क्या है 3, c क्या है माइनस के 16। अपन को केवल ये पता करना है कि b² माइनस ac 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, या 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो 8 का ये देखो माइनस की घात अगर सम होती है तो उत्तर प्लस में आता है, ये तो पता है ना तुम लोगों को, 8 × 64। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए बच्चों, हो गए। और यहाँ पे अपने पास आ गया 4 × 12 × 16। तुम लोग 4 × 3 × 16 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब अगर अपन गुणा करके जोड़ेंगे ना ये, तो ये b² माइनस 4ac है वो बड़ा ही आएगा 0 से, और 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 × 64 माइनस 64 आता तो 0 आता, इसका मतलब 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है, ठीक है ना, b² माइनस 4ac, इसका मतलब जो दी गई जो समीकरण है उसके मूल कैसे मिलेंगे, मूल एक तो वास्तविक मिलेंगे। वास्तविक कहाँ से पता लगा अपना, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और भिन्न भिन्न मिलेंगे, भिन्न भिन्न मिलेंगे। ठीक है ना। वास्तविक तो इक्वल टू 0 पे भी है और ग्रेटर देन 0 पे भी है, लेकिन अपने पास इक्वल टू नहीं मिला है, इसका मतलब भिन्न भिन्न मिलेंगे। इक्वल टू 0 मिलता तो वास्तविक के साथ साथ समान मिलते। ठीक। हाँ बच्चों, ये मूल वास्तविक मिलेंगे, समझ में आ गया ना कैसे मिला। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक मिलेगा, इक्वल टू 0 है तो भी वास्तविक मिलेगा, और भिन्न भिन्न और समान कब मिलता है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो समान सेम मिलेंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो भिन्न भिन्न मिलेंगे। इसका मतलब x के जो 2 शून्यक मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे, वो अलग अलग मिलेंगे। ठीक है ना। अगर लेस देन 0 होता है तो काल्पनिक मिलते हैं, तो अपन आगे हल ही नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको। तो इसमें केवल क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति याद कीजिए, केवल इतना सा ही लिखा है, तो ये पूरा सब कुछ लिखोगे, लिखा होगा तो पूरे एक में से एक मिलेंगे, क्योंकि आप इसको आइडेंटिफाई करके और इसमें मान रखने का आधा नंबर रहता है, और फिर मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है ये लिखने का आधा नंबर अलग से मिलता है, तो मिलके एक होता है। तुमने केवल लिख दिया मूल वास्तविक है भिन्न भिन्न तो आप पूरा एक नंबर नहीं मिलता बोर्ड में। ठीक है ना बच्चों। चलो अब तो लिख लिया, जो तो गई बात, आगे से ध्यान रखना, तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे उनको और समझा देना। ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे अपने पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपके पास 8वां क्वेश्चन है। 8वें को देखते हैं। बिंदु दे रखे हैं Q, बिंदुओं का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात करो। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है, और 3 का 8वां सवाल चल रहे हैं, ले रहे हैं अपन। बिंदु दे रखा है Q, बिंदु Q, क्वेश्चन वापस देखना, बिंदु Q है वो बिंदुओं का मध्य बिंदु है। कौन है मध्य बिंदु? Q। किन का? P और R का मध्य बिंदु है Q, तो x का मान ज्ञात करो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप पहले इसको रेखाखंड बना लीजिए, ये समझे कि बाहर कौन कौन से बिंदु है, P और R ही है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो Q बिंदु है, बिंदुओं का मध्य बिंदु है। बिंदुओं कौन? P और R का, इसका मतलब यहाँ पे Q होगा, कहीं पे क्यों, मध्य बिंदु है तो बीच में होगा। चलिए P बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं बच्चों? 5 और -4, तो 5 और -4 लिख दिए मैंने यहाँ पे। R बिंदु के हैं x,6, तो x,6 लिख दिया। चलिए अब इसने बोला है कि भाई Q के हैं 0,1। Q बिंदु है वो PR का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। और अभी मध्य बिंदु का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये क्या ज्ञात करना है? Q बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पे ये x1 और y1 है, और ये है x2 और y2। ये लगाएंगे तो बीच वाले बिंदु मिलते हैं अपन को। ठीक है। तो अपने पास देखो Q बिंदु का x निर्देशांक क्या है? 0, और
ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2/2। x1 कितना है यहाँ पे 5, पहले नंबर का x1, इधर से पहले नंबर का x2, और इधर क्या है x2 x, और अपॉन में 2 सूत्र का है, ठीक है ना। ये अपन ने इधर किया, पक्षांतरण किया, या ब्रजगुणा करो, जो भी बोलो, ठीक है ना। अपॉन 1 कर दो तो भी 0 आएगा, और इसको भाग में है तो इधर ले जाओगे तो भी गुणा में आएगा, तो भी 0 आने वाला है। तो 5 प्लस x बराबर 0, x के पड़ोस में कौन है 5, जोड़ में है, इधर चले जाएगा, किस में हो जाएगा, बाकी में हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना मिल रहा है, -5। तो यहाँ पे -5 होंगे तब ये Q बिंदु मध्य बिंदु आएगा, और इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास 0 मिलेंगे। देखो कैसे, 5 प्लस -5/2, 5 में से 5 गया तो 0, 0/2 0 हो गया, आ गया उत्तर। सही चल रहा है अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो, इसमें देख लो, अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 6 में से 4 गया तो 2, 2/2 1 मिल रहा है। तो अपने पास x का Q का जो अपने पास जब मध्य बिंदु है तो R बिंदु का x निर्देशांक होगा वो -5 होगा, तभी Q बिंदु मध्य बिंदु में होगा, और उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,1 दे रखे हैं प्रश्न में, ठीक है। तो ये अपने पास 8वां सवाल भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, सही आ रहा है सब। चलिए, अरे भाई मैंने जो जो सवाल बताए वो तुमने ऐसे ही किए ना, वो क्लास में मैंने बताया था कि इस तरह से एक्सप्लेन करना है, सूत्र लिखना है, सूत्र में मान रखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। बोर्ड में हर चीज़ के अलग अलग नंबर रहते हैं, ये नहीं है कि तुमने केवल ये लिखा, चित्र नहीं बनाया, इस तरह से लिखा और डायरेक्टली x पर -5 रख दिया तो पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास दे रखा है, कौन सा आ गया बेटा, 8वीं के बाद में कौन सा आ गया, 9वां सवाल। 9वां देख लेते हैं, बड़ा इजी है ये, 8वीं प्रश्नावली में से आया है, 8.2 का सवाल है, देख लिया होगा तुम लोगों ने घर जाके। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये ध्यान हो तो मैंने क्लास में भी करवाया था और 2-3 बार रिपीट भी हुआ था ये, है ना। चलो हल कर लेते हैं, चलो हल कर लेते। हाँ ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे का 9वां क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब अपन को जो सारणी देखी थी उससे अपन को पास पता ही है कि भाई इसके मान क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई tan 45 है, उसका मान कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है, sin 60 होता है, वही cos 30 होता है, तो √3/2, और यहाँ पे sin 60 होता है वो √3/2। ये सब मान रख देंगे यहाँ पे, तो 2 × tan स्क्वायर रख देंगे, प्लस cos का मान रख देंगे, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया अपन ने, और अंदर मान रख देंगे। चलिए tan स्क्वायर, tan 45 1, cos 30 क्या है √3/2, और sin 60 क्या है √3/2। अब देखो ये तो √3/2 है, होल स्क्वायर दोनों है, यहाँ पे एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये चीज़ें आपस में कट जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस है, समान मान है, और यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ये कौन सा था बच्चों, 9वां, तीसरे का 9वां। अब 10वां देख लेते हैं, 10वां भी इजी है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है ही। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें एक थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंदें, एक इस थैले में से एक गेंद अपन को रैंडमली निकाली जाती है, रैंडमली यादृच्छिक मतलब बिना देखे अपन निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी, लाल आने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे अपन, ये अपने पास 10वां है, तो अपने पास यहाँ पे लिखेंगे कि लाल गेंदें कितनी हैं बच्चों 3, काली गेंदें कितनी हैं, यहाँ पे लिख दो 5, तो अपने पास कुल बॉल कितनी हो गई 5 और 3 8। तो अपने को प्रायिकता चाहिए किसकी, यहाँ पे गेंद, लाल गेंद की, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो अपने पास लाल गेंदें कितनी है 3, कुल गेंदें कितनी है 8, तो 3/8। देखो अनुकूल स्थितियाँ बटा समस्त संभावित संभावनाएं, अनुकूल स्थितियाँ क्या है, यहाँ पे लाल गेंद आने के लिए स्थितियाँ हैं 3, और समस्त संभावित संभावनाएं मतलब टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे 8, तो 3/8 इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो अपने पास 3/8 हो गया 10वें का। अब यहाँ पे अपन 11वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ही 11वां चल रहा है।
यहाँ पे दे रखा है tan A बराबर cot B, बड़ा इजी क्वेश्चन है। tan A बराबर cot B है तो A प्लस B का मान अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पे अपने पास tan A तो ऐसे कैसे रखा, A प्लस B चाहिए, cot B कब मिलेगा, जब tan 90 माइनस बी करेंगे तब अपने पास cot भी मिल जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, यहाँ से होगा tan में से tan अपने पास दोनों पक्षों में tan हटा दो, यहाँ पे cot 90 माइनस ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उत्तर सेम आने वाला है। tan से tan हटाया तो a बराबर क्या मिला 90 माइनस बी, बी को इधर लिया तो a प्लस बी माइनस का है तो प्लस का हो गया, तो कितना मिला अपने पास 90। इसका मतलब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के कोण पर tan a बराबर cot b मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक कौन सा कोण है जहाँ पर अपने पास tan का और cot का मान समान होगा, तो 90 डिग्री के दोनों कोणों का योग होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए, तो a प्लस बी बराबर 90 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, और अब है 12वां क्वेश्चन। तो अपने पास यहाँ पर 12वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 12वें में दे रखा है, बंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वो फॉर्मूला कब काम में आता है, अपन टेबल बना के रखते हैं एफ एक्स बटा एफ, तो ये केवल अपने पास चर दे रखे हैं, प्रेक्षण दे रखे हैं केवल एक लाइन में और 6 ही है, तब अपने पास यहाँ पे अपन क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, तो माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य का सूत्र लिख दो पहले तो, है ना। तो अपने पास इनको जोड़ देते हैं, 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 बटा कितनी संख्या है बच्चों, ये 3 और 3 6, तो बटा में 6 कर देंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ लो, जोड़ के और 6 का भाग लगा लोगे तो इसमें माध्य ज्ञात हो जाएगा। हाँ, अब इसको योग कर लो, तो अपने पास इसका जो योग आएगा वो 80 आएगा, 80 बटा 6 कर दो, 6 का भाग लगा दो, तो अपने पास भाग लगाएंगे तो अपने पास 6 एकम 6, 2 बचा, 6 तिया 18, ठीक है ना। तो फिर अपने पास 6 तिया 18, 19 20, 2 बचा, फिर अपने पास 6 तिया 18, इस तरह से ये 13.3 बार भी लिख सकते हैं। ये अपने पास आ जाएगा माध्य किसका है बच्चों, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 12वां नंबर का जो भाग है क्वेश्चन, उसमें माध्य याद करना है, वो ये अपने पास हो जाएगा बारंबारों का योग, बारंबारताओं का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ बटा एन भी अपन लिख सकते हैं, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपने पास सेक्शन, यहाँ पे अपने पास खंड ए है वो अपने पास अभी ख़त्म हो गया। अब अपन ब को देखेंगे, ठीक है ना। इसको मिलाइए जब तक मैं ब वाला पोर्शन भी रेडी करती हूँ।